जय माता दी। आज सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स पे कहानी के बारे में लिखना कैसे लगी। धन्यवाद। यात्रा शुरू करते हैं। आज मैं श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा का तीसरा भाग की कहानी के बारे में बताती हूँ। हमारे साथ दो बहनें ऐसी थी जिनको भूख बहुत लगती थी। वह तो घर से ही शर्त लगा के चलते हैं, जहाँ भूख लगेगी वहीं पर गाड़ी रोकनी पड़ेगी। अब हम यह सोच कर चल रहे थे सीधा जोशीमठ रुकेंगे। बीच में कर्णप्रयाग मिलता है, उसको छोड़कर आगे बढ़े। आगे हमने सुंदर दृश्य प्रकृति की रचना देखी। देखकर हैरानी हुई, क्या नज़ारा है। हरे भरे सुंदर पेड़ और पहाड़ों के बीच ढलते हुए सूरज की सुनहरी किरणें से ऐसा लग रहा था जैसे मानो सोने से सजा वहाँ जाकर ऐसा लग रहा था कि 2-4 दिन यहीं रह जाना था। गौचर ही प्रसिद्ध गौचर ऐसे ही प्रसिद्ध नहीं है। चमोली में अपनी सुंदरता के कारण सब लोग वहाँ पर रुकते हैं, टहलते हैं। नज़ारा देखते हैं सुंदर पहाड़ियों का। अब आता है जोशीमठ। जोशीमठ भी बहुत फैला हुआ है। वहाँ हमारी फौजी भाइयों का कैंट भी है। वहाँ मजे की बात यह है कि कैंट के अंदर सभी धर्मों के भगवान रहते हैं। मस्जिद, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा एक साथ बनाए हैं। कितना अच्छा लगता होगा फौजी भाइयों को। अपने अपने धर्मों के हिसाब से पूजा करते होंगे। न कोई गिले न कोई शिकवे। जोशीमठ से बद्रीनाथ धाम के लिए नीचे उतर कर जाते हैं, फिर पुल पार करके जाना होता है। आगे हमें एक मंदिर मिलता है जिसका नाम है हनुमान चट्टी। अब हम थोड़ी देर वहाँ पर रुक गए। कहा जाता है जब पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग जा रहे थे तब द्रौपदी ने नदी में एक बहता हुआ कमल देखा और भीम को कहा उसको लाने के लिए। जब भीम कमल लेने को जा रहा था तब एक बूढ़ा बंदर रास्ते में लेटा हुआ था मिला। भीम ने उसको कहा, बंदर जी अपनी पूंछ को उठा लो, मुझे रास्ता दे दो, मुझे आगे जाना है। पर बंदर ने पूंछ न हटाई, यह कहते हुए कि मैं बूढ़ा हूँ, मैं इस पूंछ को नहीं हटा सकता, नहीं हटाई जाएगी, आप मेरी पूंछ उठा लो। भीम को अभिमान था अपने बल पर भी। भीम पूंछ उठाने लगा पर पूंछ न हिला पाया। भीम पसीने से लथपथ हो गया पर भी पूंछ को हिला न पाया। तब भीम ने अपनी हार मान ली और बाद भीम ने हाथ जोड़े और बोला, हे प्रभु, आप जो भी हो अपने स्वरूप में आइए, मुझे दर्शन दीजिए। तो हनुमान जी ने दर्शन दिए। जहाँ पर आज इस मंदिर का निर्माण किया वहीं भगवान बजरंगबली लेटे हुए थे, इसलिए उसका नाम हनुमान चट्टी पड़ा। थोड़ी देर रुके हनुमान जी के दर्शन
करके आगे जाने की तैयारी करने लगे। रास्ता बहुत ही खराब होने के कारण और रोड भी बहुत सक्रिय होती है। 2 किलोमीटर तक एक तरफ की गाड़ी ही जाती है, इस कारण देर हो जाती है। रहने के लिए तो कमरे तो बुक कर रखे थे, उसकी तो कोई चिंता नहीं थी, पर सोच रहे थे जल्दी पहुँचते तो थोड़ा अभी घूम लेते। फिर धीरे धीरे पहुँच गए बद्रीनाथ धाम। पहुँचते सबसे पहले हमने बद्रीनाथ धाम की माटी को प्रणाम किया। इस पावन धरती पर पैर रखते हैं हमें ऐसा एहसास हो रहा था जैसे यही बैकुंठ धाम होगा। इतनी शांति, इतना सुकून, दिलो दिमाग में एक एनर्जी सी हो रही थी। वैसे बद्रीनाथ धाम जी का मंदिर जो है वह नीचे में है, पहाड़ों के बीच सुंदर गंगा के ऊपर बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ उस समय 6 बजे बज रहे थे। बद्रीनाथ धाम से 5 किलोमीटर ऊपर माना गांव है। वह हिंदुस्तान का आखिरी छोर है। इसमें कहा जाता है कि माना गांव में चाय फेमस है। जो यहाँ आ जाता है वह माना गांव की चाय जरूर पीता है। फिर माना गांव में 3 किलोमीटर तो हम गाड़ी से गए और 2 किलोमीटर पैदल। जब माना गांव में गए तो हमने वहाँ देखे चूहे पूछ कटे और ऐसे घूम रहे जैसे कि हर जगह चूहा दिखाई दिए। फिर हमने माना गांव के लोगों से पता किया कि ऐसे चूहा कैसे है। कहते हैं यहाँ एक साल पूछ वाले चूहे होते हैं, एक साल पूछ कटे बिना पूछ के। यहाँ पर श्राप मिला हुआ है जो उनको यह तो पता नहीं किस ऋषि ने दिया है, और यह हमने हकीकत देखा है कि चूहों के पूंछ नहीं थे। जो चाय की दुकान के बगल पर व्यास गुफा थी, इस व्यास गुफा का नाम देव व्यास गुफा है। सबसे ऊपर टॉप में उस गुफा के पत्थरों में ऐसा लगता है श्लोक लिखे हुए हैं। किसी ऋषि ने इसकी पूरी पोथी लिखी हुई है। पत्थर काट के अंदर गुफा बना रखी है। कहते हैं वहाँ पर देव व्यास जी ने पूरी महाभारत लिखी थी। देव व्यास जी के बगल पर गणेश गुफा भी है। कहते हैं पांडव यहीं से स्वर्ग गए थे। अकेले भीम ने यहाँ पर पुल बनाया था स्वर्ग जाने के लिए। वहाँ पर भीम गुफा भी है। थोड़ी देर हम भी वहाँ रुके और फिर हमने चाय पी और नीचे 8 बजे नीचे उतर आए। आलू के पराठे यहाँ फेमस हैं, क्योंकि यहाँ आलू बहुत होता है, इसलिए वहाँ के दुकानदार सब पराठे ही बनाते। वैसे हर प्रकार का खाना बनता है, जो जैसा पसंद करता है।